हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 जिसका हमारा नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और अलग अलग टाइप के बीजीय व्यंजक, एक पद, द्विपद, त्रिपद बताए थे, बहुपद भी बताया था, गुणनखंड, गुणांक और पद के बारे में बताया था। अब हम आज करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 146 पर प्रयास कीजिए के क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स में कोई डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। वहां आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रयास कीजिएगा कि इन सब को हमने छांटना है कि इनमें से एक पद कौन सा है, द्विपद कौन सा है और त्रिपद कौन सा है। तो ये देखिए -z जमा 5, z अलग है 1 हो गया, 5 अलग है 2 हो गया, तो z जमा 5 क्या हो गया, द्विपद हो गया। ठीक है भाई, क्या हो गया, द्विपद हो गया। तो ये हमारा हो जाता है द्विपद, यानी 2 पद हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, x जमा y जमा z, x 1 y 2 z 3, इनके बीच में 2 बार जमा का चिन्ह आ रहा है तो 1 2 3 पद हो जाते हैं। कितने पद हैं, 3, तो ये त्रिपद है। और y जमा z जमा 100, तो 1 और 1 2 और 1 3, ये भी त्रिपद है। ये देखिए मैंने यहाँ पहले ही थोड़ा निशान लगा दिया था, तो ये आपका द्विपद है, ये त्रिपद है, ये त्रिपद है। ए बी घटा ए सी, एक पद ये है और एक ये है, तो ये द्विपद है। और फिर 17 अकेला है तो ये आपका एक पद का बहुपद है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे आपको जो है आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी पकड़ बनती है टॉपिक पर। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, प्रयास कीजिएगा। सेकंड पार्ट है, बनाइए 3 ऐसे द्विपद जिनमें केवल एक चर x हो। ध्यान से सुने मेरी बात, 3 द्विपद बनाने हैं, द्विपदी यानी 2 तो पद हों लेकिन उनमें केवल x का इस्तेमाल किया गया हो। तो देखो बड़ा आसान है, x जमा 5, 1 और 1 2 पद हो गए और केवल x का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप लिख सकते हो x स्क्वेयर जमा x, भाई x की पावर 2 जमा x, ये भी द्विपद हो गया जिसमें केवल x आ रहा है। और आप लिख सकते हो 3x घटा 9, 1 और 1 2 पद आ गए और केवल x आ गया। तो ये 3 उदाहरण मैंने ऐसे लिखे हैं, तीनों ही द्विपद हैं, तीनों ही आपके द्विपद हैं और तीनों में ही केवल x चर का प्रयोग किया गया है। तो बेहद आसान है ये। दूसरा भाग क्या कहता है कि 3 ऐसे द्विपद लिखें जिनमें x और y चर हों। ठीक है भाई, 2 चर हों, x भी हो और y भी हो। ठीक है, द्विपद ही लिखने हैं, द्विपद लिखने हैं, लेकिन x भी आना चाहिए और y भी। बड़े ही आसान है। पहला ले लो x जमा y, फिर आप ले लो x घटा y, और फिर आप ले सकते हो 2x जमा y। कितना आसान है। ठीक है भाई, x जमा y द्विपद, x भी आ गया, y भी, x घटा y द्विपद, 2x जमा y। तीसरा भाग क्या कहता है कि 3 एक पद लिखो जिनमें x और y चर हों। 3 एक पद लिखने हैं, एक पद वाले, x और y दोनों हों। तो भैया x y की गुणा लिख दो, अकेला है ये पद, अकेला है, ध्यान रखना भाई। x कोई नंबर होता, y कोई नंबर होता तो दोनों की गुणा से एक ही तो नंबर आता। जैसे ये देखो ना, a और b की गुणा से एक अकेला पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों को मिलाओ तो द्विपद है। तो x y बन गया। ठीक है, एक आप ले सकते हो भाई x स्क्वेयर y ले सकते हो, एक आप ले सकते हो x गुणा y स्क्वेयर, आप x स्क्वेयर y स्क्वेयर भी ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बना सकते हैं। ये वैसे आपकी बुक में इनके नाम दे रखे हैं A B C, और अब हम करने जा रहे हैं D पार्ट। तो D पार्ट आपका क्या है, 4 या अधिक, ध्यान दें, 4 या अधिक पदों वाले 2 बहुपद, अधिक पदों वाले 2 बहुपद बनाइए। आप बनाएं 2 बहुपद जिनमें 4 टर्म हो या 4 से ज़्यादा हो, चर कितने भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला बहुपद देखो कितना आसान है, x जमा y जमा z जमा w, ये हो गया 4 पद का। उसने कहा था 4 या अधिक, 4 या अधिक, तो मैंने 4 पद का बना दिया। और बना लीजिए भाई 2x घटा 3y जमा z जमा w जमा 100, कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गया हमारा 4 पद का और ये हमारा हो गया 5 पद का बहुपद। और ऐसे ही हम अनंत
उदाहरण अपने तैयार कर सकते हैं। ये केवल आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। अब बेटा आगे जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है समान पद व असमान पद। ये बड़े ध्यान से आपने समझना है क्योंकि ये जमा और घटा बहुपदों की करने में हमारे लिए बड़ा मददगार होगा। जमा और घटा करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये हमारे लिए। तो समान और असमान पद ध्यान देंगे भाई। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिखती हूँ, मैंने लिखा x, तो x के समान पद कौन कौन से होंगे ये बात अब आपने ध्यान रखनी है। वो सभी बहुपद जिनमें केवल x आ रहा हो, जैसे मैं ले लूँ 5x, 3x, घटा 2x, 4x, 3/5x, ये सब x के समान पद हैं क्योंकि इन सब में x आया हुआ है। क्लियर है? अगर मैं x² के समान पद लूँ तो 2x², 1/5 जिनमें केवल x² हो, 1/5x² और भैया 3/4x² माइनस का 8x², तो ये x² के समान पद हैं। ठीक है। मान लो y के बता दूं मैं आपको कि y के समान पद ज्ञात करो। भाई जो y के बराबर हो, जिनकी तुलना y से की जा सके। समान पद का क्या मतलब है कि जिनकी तुलना y से की जा सके। तो माइनस का 3y, प्लस का 8y, 7y, 0.5y, मतलब जिनमें केवल y हो और y का कोई गुणांक हो। वो गुणांक कोई भी वास्तविक संख्या हमारी हो सकती है। क्लियर है? लेकिन अब अगर मैं आपको लिखूं 5x और 5y, तो क्या ये दोनों समान पद हैं? ये दोनों बिल्कुल भी समान पद नहीं हैं। ये दोनों समान पद नहीं हैं। ये कैसे पद हैं? ये हैं बेटा जी असमान, अनइक्वल टर्म्स। ठीक है, इक्वल टर्म्स एंड अनइक्वल टर्म्स। ये अनइक्वल है क्योंकि ये x है और ये y है। आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि 5x, भाई 5x का क्या मतलब है? मैं कह दूं कि x का मतलब एक पेन है, तो ये हो गया 5 पेन। ठीक है। और 5y, y का मतलब कोई और ऑब्जेक्ट होगा, तो मैंने कह दिया कि y का मतलब है नोटबुक। नोटबुक, ठीक है, कॉपी। तो 5 नोटबुक। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? पेन की तुलना आप नोटबुक से कर सकते हो क्या? नहीं ना। भाई x मैंने पेन के लिए इस्तेमाल किया, y मैंने नोटबुक के लिए इस्तेमाल किया, तो पेन और नोटबुक दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो x और y दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों समान पद नहीं हैं, ये दोनों असमान पद हैं। आ रही है मेरी बात आपको समझ में? तो समान पद x के लिए जिसमें केवल x हो, x² के लिए जिसमें केवल x² हो, y के लिए जिसमें केवल y हो, y² के लिए जिसमें केवल y² हो। और देखिए मान लो 3xy है और इसके समान पद मैं आपको कहूँ 3xy के समान पद ढूंढो, तो 3xy के समान पद क्या हो जाएगा? 5xy, जिसमें xy हो 1/2xy माइनस 7xy, और ऐसे बहुत सारे अनंत पद हम यहाँ ढूंढ सकते हैं। अभी मैं यहाँ कुछ व्यंजक लिखने जा रही हूँ और उनमें से अब हम देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजक समान होंगे। 7x लिखा मैंने, 14x लिखा, माइनस का 13x लिखा, ये आपकी बुक से ले रही हूँ मैं अभी एग्जाम्पल। 5x² लिखा, 7y लिखा, 7xy लिखा, माइनस 9y² लिखा, मैंने माइनस का 9x² लिखा, और बेटा जी फिर मैंने लिखा 5yx। इनमें हमने समान और असमान पद छांटने हैं। तो देखिए समान पद कौन कौन से हैं, साफ दिखाई दे जाएगा हमें। सबसे पहले हम 7x को पकड़ लेते हैं। तो 7x का समान पद वो होगा जिसमें केवल और केवल x आए। फोकस करें मेरी बात पर, केवल और केवल x आए। तो 7x के समान होगा 14x और होगा माइनस का 13x। अब ये x नहीं है, ये x² है, ये y है। अब x इसमें भी है लेकिन इसके साथ यहाँ पर y है, तो ये इसके समान पद नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्लियर? तो ये तीनों समान पद हो गए। आगे बढ़ूँ, 5x² और माइनस 9x², ये समान पद हो गए 5x² और माइनस का 9x²। क्लियर है? xy और xy, तो 7xy और माइनस का 5yx है। बेशक yx है, आप इसे 5xy भी लिख सकते हो। अब देखें, अब बच गया 7y और 9y²। तो 7y के समान भी यहाँ कोई पद नहीं है,
9y² के समान भी है, क्योंकि इसमें y है y² नहीं है, इसमें y² है तो यहाँ y² नहीं है, मतलब आपस में ये मिलते नहीं हैं, तो ये असमान पद हो जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल अब ये दोनों समान पद नहीं है, इसमें x है और इसमें x की पावर 2 है। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ थोड़ा समझ आया होगा। अगर ये समान और असमान पद समझ नहीं आएंगे तो हम जमा घटा नहीं कर पाएंगे। अब हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का पहला उदाहरण देखते हैं। 7xy जमा 5yz घटा 3zx। यहाँ कोमा है, ध्यान रखना है। अभी देखो स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना और समझना है अगर आपने गणित सीखना है तो। दूसरा दे रखा है 4yz जमा 9zx घटा 4y, फिर यहाँ कोमा आ गया, ध्यान देना। फिर है -3zx जमा 5x घटा 2xy का योग ज्ञात करो। आप ध्यान से समझें, ये पूरा एक बहुपद है, कोमा लग के ये पूरा एक बहुपद है और कोमा लग के ये एक बहुपद है। तीनों को आपने जोड़ना है। बहुपद तभी जुड़ते हैं जब समान पद होते हैं, समान पद में ही समान पद जुड़ता है। भाई मैंने अभी आपको बताया कि x का मतलब पेंसिल है, तो 7x जमा 14x का मतलब हो गया पेंसिल या पेन है। 7 पेन जमा 14 पेन, तो भैया कितने पेन हो गए? 21 पेन। पेन को मैंने क्या माना है? x, तो ये हो गया 21x। तो 7x जमा 14x सीधा आपका कितना बन जाता है? 21x बन जाता है। लेकिन अगर मैं 7 पेन जमा 14 कॉपी को जोड़ूं तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास 21 कॉपी हैं या 21 पेन है, नहीं, ये तो दोनों अलग अलग ही रह जाएंगे। अगर मैंने पेन को x लिया है, समझो ध्यान से, तो 7x, कॉपी को मैंने y लिया है जमा 14y, तो ये इतना ही लिखा जाएगा, इससे आगे ये लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो अब हम इनको जोड़ते हैं। भाई कैसे जोड़े? सबसे पहले इन तीनों पदों को लिख लो। सबसे पहले इन तीनों पदों को लिखो। 7xy जमा 5yz घटा 3zx। थोड़ा खुला खुला लिखते हैं हम सफाई से करने के लिए। जोड़ने के लिए दूसरी टर्म इसके नीचे लिखी जाती है। तो इसमें अब 3 टर्म है, देखो 4yz जमा 9zx माइनस 4y। 4yz, इसमें ढूंढो yz कहाँ है, ये रहा। तो 4yz को इसके नीचे इसके चिन्ह समेत लिख दो। 4yz के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये जमा का है। प्लस 9zx, दोनों तरफ ध्यान हो आपका, मेरे पेन पर भी और मेरी उंगली पर भी। प्लस 9zx, zx ये रहा, तो इसके नीचे लिख दो 9zx घटा 4y। 4y, y नहीं है इसमें, ये xy है, तो 4y ऊपर कहीं नहीं है, तो इसको अलग से लिख दो घटा का 4y। ठीक है भाई, 3 पद ये थे, उसके नीचे 3 पद ये हैं। समान पद के नीचे लाइक टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म बोलते हैं वैसे, तो लाइक टर्म्स हमने एक साथ लिख दी हैं। अब तीसरा है -3zx, कहीं है भाई zx, ये देखो ये रहा, तो इसके नीचे ही लिखेंगे -3zx जमा 5x। x कहीं भी नहीं है तो इसको बिल्कुल अलग लिखेंगे, जमा 5x घटा 2xy। xy ये रहा, तो इसके नीचे यहाँ नहीं लिखेंगे, इसी की सीध में लिखेंगे घटा का 2xy। आ रही है बात आपको यहाँ तक समझ में? और अब हम इन्हें हल करते हैं। ध्यान से समझना, इन दोनों को एक इकट्ठा उत्तर लिखना है, इन दोनों का उत्तर यहाँ लिखना है, इन तीनों का यहाँ लिखना है, इसके साथ कोई नहीं है तो ऐसे का ऐसा लिखना है, और इसको भी ऐसे का ऐसा। तो क्यों ना हम पहले इसको यहीं लिख दें। ये तो हो गया जमा का 5x क्योंकि अकेला है, घटा का 4y ये भी अकेला है। अब इनको देखते हैं, इसको पकड़ो, 7xy घटा 2xy। जिन बच्चों को xy समझने में दिक्कत हो तो इस xy को कोई चीज़ मान लो, इस xy को कोई टॉफ़ी मान लो, चॉकलेट मान लो। 7 चॉकलेट घटा 2 चॉकलेट, 7 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट गई तो भैया कितनी बच गई? 5 चॉकलेट। 5 चॉकलेट बच गई, 7 में से 2 गया, 5 चॉकलेट उसके साथ हमें लिखनी पड़ेगी xy। समझ आ रही ना मेरी बात? ये देखो मैं यहाँ अलग से आपको करके दिखाती हूँ कि xy माना, xy का मतलब मैंने क्या मान लिया कि मेरी चॉकलेट है ये चॉकलेट है मेरी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ, देखो दोनों तरफ ध्यान दो। मैंने लिखा 7xy घटा 2xy, ऐसे लिख लो तो भी वही बात है।
और 7xy घटा 2xy लिख लो तो भी वही बात है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे 7 चॉकलेट घटा 2 चॉकलेट। अब सिंपल सा मैथ है कि भाई 7 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट घटाओगे तो 5 चॉकलेट बचेंगी। चॉकलेट का मतलब xy है, तो ये बच गया 5xy। ठीक है, विपरीत चिन्ह हो तो राशियां घट जाती हैं और बड़ी राशि का चिन्ह लग जाता है। तो 7 में से 2 गया 5, 7 बड़ा था इसलिए हमारा उत्तर आएगा जमा का। 5yz जमा 4yz। yz को फिर मान लो, एक रसगुल्ला मान लो yz को। ठीक है, तो भाई 5 रसगुल्ले जमा 4 रसगुल्ले, 9 रसगुल्ले हो गए। यानी जमा जमा जमा, समान चिन्ह राशियां जुड़ेंगी, 5 और 4 9yz। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूँ मैं? आगे बढ़ते हैं भाई। अब बच गया ये, जरा ध्यान से देखो, घटा जमा घटा, 2 घटा के हैं, 1 जमा का है। घटा घटा समान चिन्ह राशियां जुड़ जाएंगी, घटा का 3 घटा का 3, घटा का 6 आएगा और जमा का 9 है। रफ में कर लो, 9zx घटा 3zx घटा 3zx। ठीक है, मैं एक बार ना इसको थोड़ा सा टाइम तो मैं लगाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। मैंने ये संख्या रेखा बना ली, एक जल्दी से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिन बच्चों को अलजेब्रा में दिक्कत हो वो ये संख्या रेखा पे काम करें। ठीक है, हमारा ये सवाल है, मैं इस क्रम में चल रही हूँ, -3zx जमा 9zx घटा 3zx। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये नहीं, zx को तो भूल जाओ भाई, zx तो इसके साथ ही चलेगा। -3, आप यहाँ खड़े हो 0 पे, पहले -3, -3 का मतलब आप 3 बार पीछे गए, अब आप यहाँ खड़े हो गए, आगे हो गए। जमा 9, जमा 9 का मतलब जहाँ आप खड़े हो उससे आप 9 बार आगे जाओगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप यहाँ आके खड़े हो गए 6 पे। ठीक है, दूसरी पोजीशन ये हो गया, ये हो गया। फिर घटा 3, अब अपनी पोजीशन से आप फिर 3 बार पीछे जाओगे, 1 2 3, यानी आप कहाँ पहुँच गए? जमा का 3 पर। तो इसका उत्तर 3zx आ जाएगा। ये तरीका है एक नंबर लाइन पर करने का, जो कि छोटी कक्षा का है, छठी का है, ये 7वीं का है। अदरवाइज 9 तो जमा का है, एक तरफ रख लो, दोनों का समान चिन्ह है, घटा 3 घटा 3, भाई घटा 3 घटा 3 हो जाएगा घटा 6, और घटा 6 जमा 9, विपरीत चिन्ह राशियां घट जाएंगी, 9 में से 6 गया 3, बड़ी राशि का चिन्ह आ जाएगा जमा 3zx, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप फिर से लिख दो, 5xy जमा 9yz जमा 3zx घटा 4y जमा 5x। आगे पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 2। 7x² घटा 4xy जमा 8y² जमा 5x घटा 3y में से, ध्यान देना है, 5x² घटा 4y² जमा 6y घटा 3 को घटाइए। ठीक है, 2 बहुपद आपको दे रखे हैं, ऊपर वाले बड़े इस वाले में से इसको घटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर लिखते हैं, 7x² घटा 4xy जमा 8y² जमा 5x घटा 3y। इसमें है 5 पद, इसमें है 5 पद। ठीक है, दोनों चर हैं, x भी है और y भी, और इसमें है 4 पद, 1 2 3 4। इसको इसके नीचे लिखेंगे, लाइक टर्म्स लिखेंगे, समान पद लिखेंगे। 5x की 2 ये है, तो इसके नीचे ही लिखना है, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख लो, चाहे वैसे लिख लो। 5x की 2 घटा 4y की 2, y की 2 कहाँ है? ये रहा, तो इसी के नीचे लिखना है घटा 4y की 2। इस बात को समझ लो, लाइक टर्म्स इकट्ठी लिखनी है। जमा 6y, तो जमा का 6y घटा 3, 3 के साथ ना x है ना y है, यानी स्थिरांक है, इसमें कहीं नहीं है, तो इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है भाई, इन दोनों को आपस में क्या करना है? घटाना है। जब हम एक बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाते हैं तो नीचे वाले बहुपद का हम चिन्ह बदल देते हैं, क्योंकि जब हम गणित में घटाते हैं 10 में से 3 घटाना है तो आप क्या करते हो? 10 घटा 3 लिखते हो ना, या 10 के नीचे 3 लिखकर तुम यहाँ घटा का चिन्ह लगाते हो ना, क्योंकि 3 तो जमा का था, तुमने चिन्ह बदला है। ऐसे ही यहाँ करते हैं, नीचे वाली हर टर्म का चिन्ह हम बदलते हैं। तो घटा है तो जमा आ जाएगा, जमा की जगह घटा आ जाएगा, घटा की जगह जमा आ जाएगा, और ये जमा का 5 है तो यहाँ घटा आ जाएगा। समझे मेरी बात को ध्यान से? अब इस पहले वाले चिन्ह को आपने भूल जाना है।
अब ये हो गया 7x की 2 घटा 5x की 2, 7 पेन घटा 5 पेन, 7 जमा का है 5 घटा का है, विपरीत चिन्ह, राशियां घट जाएंगी तो 7 में से 5 घट कर आएगा 2, x की 2 यूं का यूं उतर जाएगा, बड़ी राशि 7 है तो उसका चिन्ह लग जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये आंसर यूं का यूं आ जाएगा। ठीक है, तीसरे पद पर बढ़ते हैं। 8y², ये घटा है, इसको नहीं देखना है, घटा को भूल जाना है। जमा का 8 जमा का 4 समान चिन्ह है, राशियां जुड़ जाएंगी, राशियां मतलब गुणांक, 8 और 4 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12, जमा जमा का बड़ी राशि का चिन्ह आ जाएगा 12y², जमा 5x के नीचे कुछ नहीं है तो ऐसे का ऐसा। अब आगे देखो, घटा का 3y घटा का 6y, दोनों का देखो इसको भूल जाना, जमा के चिन्ह को हमने भूल जाना है। तो घटा का 3y घटा का 6y दोनों समान चिन्ह हैं तो हमारी राशियां घट जाएंगी और ये हो जाएगा घटा का 9y, जुड़ जाएंगी समान चिन्ह है। भाई घटा 3 घटा 6 का क्या मतलब है 0, घटा 3 का मतलब है मैं 3 बार पीछे की तरफ जा रही हूँ, 1 2 3 हो गया, फिर घटा 6 यानी मैं 6 बार और पीछे जा रही हूँ तो 1 3 हो गया था, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये क्या है, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9, तो घटा 9 आ जाएगा। साथ में y और घटा का 3 था जिसका हमने चिन्ह बदल दिया तो जमा का 3, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि जब भी समान चिन्ह है, जमा जमा है तो जमा रहती है, घटा घटा है तो भी हमारी राशियां ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो चिन्ह है जो हमेशा वो बड़ी राशि का लगता है। बड़ी राशि बोल लो या बड़ा गुणांक बोल लो, चिन्ह हमेशा उसी का। देखो तुम ये देखो ना, 7 और 5 में बड़ा क्या है 7, तो आपका उत्तर भी 7 के आगे क्या चिन्ह जमा, तो यहाँ जमा आनी चाहिए। ये अकेला है तो यूं का यूं आ गया। 8 और 4 में बड़ा क्या है 8, तो आपके उत्तर में 8 वाला चिन्ह लग रहा है जमा, ये ऐसे का ऐसा। इन दोनों में बड़ा क्या है 6, 6 के आगे घटा है तो आपके उत्तर में भी घटा है, तो इससे आपके आंसर की पड़ताल हो जाती है। तो ये आपके 2 ही उदाहरण इस एक्सरसाइज में दे रखे थे, ये दोनों मैंने यहाँ सॉल्व करा दिए हैं। इनको आप समझें, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें, और इस बेस पर आप एक बार एक्सरसाइज 9.1 को ट्राई करें, जिसे मैं अगले लेक्चर में आपको समझाने जा रही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।